रेडियो सिटी सेंटर स्टेज। रेडियो सिटी 91.1 पर मैं आदि हूँ। आप मुझसे हर शाम 5 से 9 मिलते हैं। हालांकि हम रेडियो के आदि मानव हैं, मतलब मेरे साथ मेरा मानव भी होता है, पर इस वक्त मैं आपके साथ अकेले हूँ। लेकिन मेरे साथ एक गेस्ट है, और ये वो गेस्ट हैं जो हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं। तो आज सेंटर स्टेज में मैं सबसे पहले उनका वेलकम करूंगा एंड उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें। सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम एंड योर इंट्रोडक्शन प्लीज। Thank you for inviting me. And uh, let me introduce myself. I am Dr. C.M. Bhagat. First name is Chandar Mohan Bhagat, but people now call me as Dr. Bhagat. And my name keeps on changing as the years have progressed. From Chandar to Bhagat Chandra. You see, your name is what people call you. Yeah. So the name has changed now from C.M. Bhagat to Bhagat Chandra, because the second hospital which I opened was called Bhagat Chandra. So they thought my name is Bhagat Chandra, so they changed it like that. It's up to them. जब तक प्यार है सब कुछ ठीक है, चलेगा, कोई फर्क नहीं। तो ये मैं एमडी हूँ एनेस्थीसिया में। मैंने दिल्ली से पढ़ाई किया अपना, और दोनों पढ़ाई एमबीबीएस और एमडी दोनों दिल्ली से की हैं। पहले सफदरजंग से और दूसरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। So this I finished in 81. Okay, 81 I did my MD, and after that since 83 मैं प्रैक्टिस में हूँ। पहले मैंने फ्रीलांस एनेस्थीसिया में किया, और फिर एक हॉस्पिटल खोला, भगत हॉस्पिटल, जनकपुरी डी ब्लॉक में। और उसके बाद दूसरा हॉस्पिटल भी खुल ही गया अपने आप, भगत चंद्रा हॉस्पिटल। ये महावीर एनक्लेव द्वारका में है, सेक्टर 2 के साथ। सेक्टर 1 और 7 के बीच में है। तो ये भगत चंद्रा हॉस्पिटल है। तो इस तरह 2 हॉस्पिटल हो गए हैं। और बाकी एक्टिविटीज हम करते रहते हैं कुछ। तो हॉस्पिटल तो एक काम हो गया, काम के अलावा शौक भी बहुत हैं, तो लाइफ उसी में एंजॉय करते हैं। काम तो शौक, अब पहले था शौक, अब वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि शौक से काम में बदल गया है, और एंजॉय करने के लिए कुछ और करना पड़ता है। सभी को करना चाहिए वैसे तो। But seriously, I salute to your journey. आपने कहा 81 में तो आप ये सब कर चुके थे। तो ये बहुत लंबी जर्नी है। So 66 साल का हो गया हूँ। 66 years, और जर्नी में कोई ब्रेक नहीं है। I would want to know ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, हेल्थ केयर जर्नी की? देखिए, हेल्थ में शुरुआत तो उस दिन हो गई जिस दिन एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। और एडमिशन इसलिए लिया क्योंकि माँ बाप चाहते थे उस वक्त। देखिए, जब 60-70s की बात करते हैं तो बच्चे वही करते थे जो माँ बाप चाहते थे। अब वक्त बदल गया है, अब बच्चे जो करना चाहते हैं करते हैं, माँ बाप का रोल उसमें नहीं रहा है। तो हमारे माँ बाप चाहते थे डॉक्टर बने, और हमारी दिल्ली में एडमिशन हो गया। और पिताजी के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि हमें बाहर कहीं पढ़ा सकते। दिल्ली में एडमिशन होने से थोड़ा इजी हो गया फाइनेंशियल। और जब वो एमबीबीएस में घुस गए तो जर्नी शुरू हो गई। अब उसके बाद जर्नी की जो स्टेजेस थी, आगे एमबीबीएस दिल्ली में होना, उसके बाद एमडी भी दिल्ली में, वो भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट इस जगह में होना। और उसके बाद थोड़ा टाइम वहाँ पे छोटा सा जॉब किया वहाँ पे, और उसके बाद हम प्रैक्टिस में आ गए। और फिर फ्रीलांस प्रैक्टिस करते रहे, पर क्वालिटी ऑफ वर्क जो था सेटिस्फैक्टरी नहीं था, बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर काफी प्रिमिटिव था, जो नर्सिंग होम्स वगैरह थे। तो हमको लगा कि ये तो ठीक नहीं है, आई हैड टू डू समथिंग अबाउट इट। और मिसेज भगत भी, ये जर्नी थोड़ी लंबी जा रही है। मिसेज भगत गायनेकोलॉजिस्ट थी शादी के, तो शी वांटेड हर ओन सेटअप। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की, और हमने उनको एक नर्सिंग होम बना दिया, भगत हॉस्पिटल जो था। और उसके बाद ये दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिवली हम शायद कुछ नया था, हमें एडमिनिस्ट्रेशन का ऑटोमेटिक था या इनहेरेंट कह लीजिए, या दुनिया ने सिखाया। तो उसके बाद हम आगे चल पड़े। तो दूसरा हॉस्पिटल कहीं पे एक था, ये महावीर एनक्लेव में, द्वारका सेक्टर 1 के पास, जो मैंने बताया। तो ये काफी एक जैसे सिक हॉस्पिटल था। तो किसी ने कहा कि आप ले लो इसको। ये चैलेंज भी था, क्योंकि उस एरिया में मेरे को इतना बड़ा एरिया मिल रहा था, which is almost more than 1 एकड़। तो हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे एक भगत चंद्र हॉस्पिटल बना दिया। तो लोगों के प्यार विश्वास से ये अच्छा चलने लग गया है। लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं कि काम चला है। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। वंडरफुल सर, और ये इतनी लंबी जर्नी थी और ये अभी भी चल रही है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, यू रियली थिंक यू हैव अचीव्ड दैट टारगेट, या फिर आर यू सैटिस्फाइड विद दैट जर्नी?
देखिए जर्नी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। टारगेट तो खैर कभी अचीव होते ही नहीं है। जिस दिन टारगेट अचीव हो गए, मैं तो कहता हूँ जिस दिन थम गए उस दिन मर गए। तो चलते अरे तो वाह, रहना है, क्योंकि मरना नहीं है हमें, ठीक है ना। सही। और टारगेट्स तो और आएंगे, आगे अचीव करते रहेंगे। जी। लेकिन जर्नी अच्छी रही ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जब पढ़ाई की थी तो डॉक्टर का एक अपना वजूद होता था, एक अच्छा प्यार था सोसाइटी का। अभी वो जी। इतना कमर्शलाइज हो गया है और लोगों की सोच, स्टार्ट जो चेंज हुआ था मेरे ख्याल उसमें हुआ कंज्यूमर एक्ट से, और उसके बाद गवर्नमेंट का हेल्थ केयर में जो इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो उससे गरीब आदमी को बेचारे को प्राइवेट सेक्टर में आना पड़ा। और जब वो प्राइवेट सेक्टर में आया तो उसको पैसा देना पड़ा तो उसको चुभने लगा। जो चीज फ्री में मिलती थी गवर्नमेंट सेक्टर में, उसको गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी। ये गवर्नमेंट से आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आपने जो आपने इतने इतनी टाइम जो सपोर्ट किया। किया आपने हेल्थ केयर को, तो राइट, आपने राइट। बंद कर दिया, तो ऐसा क्यों किया। और वो गरीब आदमी बेचारा मजबूर होके, और गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बंद की और क्वालिटी भी नहीं इंप्रूव की, दोनों ही चीजें गड़बड़ हो गई। गरीब आदमी को बेचारे को प्राइवेट में जब आना पड़ा और पैसा देना पड़ा, तो जेब पे बहुत बोझ था उसका। उससे ना एक समाज में एक खलबली सी मची हुई है कि इलाज भी कराना होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं और गाली भी देते हैं। जो गाली है ना, ये थोड़ी चुभती है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दिन रात मेहनत जब होती है और पैसा भी खर्च किया है, करोड़ों रुपए कर्जे लेके किया। आपने बात की ना जर्नी की, तो हमने तो शुरुआत की थी, मैं हंसता हूँ, एक स्कूटर था पुराना पिताजी का, और 800,000 रुपए जेब में थे, वो लेके हमने ये जर्नी शुरू की थी। वहां से हम इसको स्टेज तक ले आए हैं। क्या लेकिन बात। ये जो एक है ना, कर्जे वाली जर्नी है, पैसा बना के जर्नी नहीं हुई है, कर्जा लेके हुई है जर्नी। तो ठीक है, अब चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हंसना तो इसमें भी है, हंसना वैसे भी था, हंसना इसमें भी है, पर ये चलेगा, ये कर्जा जो है। सर, आप उन डॉक्टर्स में से हैं जो सिर्फ दवाई से ठीक नहीं करते, बातों से भी ठीक करते हैं। नहीं, बातों से तो करना बहुत जरूरी है। ह्यूमन बिल्कुल। साइकोलॉजी तो यही कहती है कि हैंडल करना है उसको, सिचुएशन को, और आदमी को कॉन्फिडेंस देना है। ऐसा कुछ, ऐसा एक सवाल बार बार जहन में आपके आता हो आफ्टर दिस कोविड, जो आप अपने आप से बार बार पूछते हो, नॉट नॉट दिस कि ये कब खत्म होगा, ये तो सवाल हम सब पूछ रहे हैं, इसके अलावा कुछ आपके जहन में कोई सवाल आता हो हर रोज? देखिए, कोविड में हेल्थ केयर से एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, और प्राइम मिनिस्टर ने डे वन पे ही बोल दिया था कि फ्रंट लाइन वॉरियर। लेकिन उसको इफेक्टिवली ट्रांसलेट करने में समाज को नहीं कर पाया। और ये सवाल मेरे बार बार आता है। आज ही जैसे एक रिपोर्ट देखी, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की कि जितनी कोविड डेथ हुई है, दे शुड ऑल बी ट्रीटेड एज मेडिकल नेग्लिजेंस। अब इस आदमी की क्या सोच रही होगी, कुंठित, कि व्हाट डज ही वांट। जो लोग अपनी जान पे खेल के, और वहां पे कितने मरे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, आपको मालूम है, डॉक्टर्स तो मरे हैं 700 से ऊपर, हेल्थ केयर वर्कर भी बहुत से मरे। हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा और भी जो एसोसिएट वर्कर्स थे वो भी बहुत मरे हैं, और ये साहब अपने घर में बैठ के PIL फाइल कर रहे हैं। तो ये सवाल आता है कि समाज कब सुधरेगा। एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई, और उसमें सेकंड फेज तो वाकई ही इट वाज ए डिजास्टर, और उसको अगर हम जीत के बाहर निकल आए हैं फॉर द टाइम बीइंग, और थर्ड की वेट कर रहे हैं, तो समाज में ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, और सिस्टम ने क्या सपोर्ट किया है। सिस्टम ने सपोर्ट किया तो है कहने को, लेकिन एक्चुअली जो है समाज फेलियर रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन होता है, एक केस का एग्जांपल ले लेते हैं, फलाने केस में 18 लाख का बिल बना। अरे एक केस में बना, पर 1 लाख केसेस में तो नॉर्म्स के हिसाब से ही बिल बना। और वो 18 लाख का बिल क्यों बना, क्योंकि उसको बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट उसको देनी पड़ी, और वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में गया वहां पे, और जो उसमें एक्सक्लूजन्स थे, उसके बावजूद मैं कहूंगा कि यस, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने ओवर चार्जिंग किया है, और उसको एक्नॉलेज कर लेना चाहिए। लेकिन आप उन कुछ चंद एग्जांपल्स को लेके पूरे मेडिकल प्रोफेशन को बदनाम करने की जो एक मुहिम चला लेते हैं लोग, एक मुहिम की तरह चल पड़ते हैं, वो गलत है। और ये जो एक है, ये कब सुधरेगा, मुझे उम्मीद तो नहीं लगती कोई ये सुधरेगा, क्योंकि ये इंसानी मानसिकता है कि नुक्स निकालो। मेजॉरिटी ऑफ द लोग करते कम है और नुक्स ज्यादा निकालते हैं। करने वाले तो 15% है, 20% है, बाकी लोगों को तो काम ही यही है कि दूसरों का काम है कुत्ता तो सर, जिंदगी। ये जो आप इतना इतना मेहनत करते हैं दिन भर, अपने स्टाफ को इतना खुश रखते हैं, एंड इट इज सच अ लॉन्ग जर्नी,
क्या वो चीज है विच इज इंस्पायरिंग यू एवरी डे? मेरा उनके बीच में रहना है जो उनको इंस्पायर करता है, और उनकी मुस्कुराहट जो है मेरे को देख के वो मुझे इंस्पायर करती है। अरे वाह, क्या बात! आप सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, आप एक लेखक भी हैं, कवि भी हैं। तो मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछने वाला था कि आप किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं। तो म्यूजिक तो आप बताइएगा जरूर, बट आप क्या क्या लिखते हैं ये भी बताइएगा। और कुछ अगर कुछ चंद लाइन आप शेयर करना चाहें। हाँ, नहीं नहीं जरूर। देखिए, लिखता तो पहले तो मैं कुछ ट्रेनिंग बच्चों की ये तो करता था, तो उसके लिए लिखता था। फिर ये जो म्यूजिक का वाला, तो म्यूजिक तो जिन बोलों में कुछ मायने होते हैं वही सुनता हूँ। जो शोर मचाने वाला म्यूजिक है वो नहीं सुनता हूँ मैं। कुछ अर्थ होना चाहिए, कुछ अर्थ होना चाहिए उसका। अब जैसे पिछले कुछ दिनों केदारनाथ का म्यूजिक मुझे अच्छा लगा कि एक एक गीत जो उसमें है उसका एक अर्थ है, ठीक है ना। और इसी तरह मैं भी जो लिखता हूँ ह्यूमन बिहेवियर पे ही, अच्छा। रिलेशनशिप्स पे लिखता है, रिलेशनशिप्स पे लिखता हूँ। और मैं जो लिखता हूँ उसमें कोई सुर ताल नहीं होता है। तो मेरे कई म्यूजिक कीबोर्ड प्लेयर्स ये हम आपके गाने उस पर म्यूजिक बनाएंगे, मैं कहा बनाओ, मैं भी खुश होऊंगा तो बनाओ। तो एक आध होली वगैरह के गाने पे बना पाए, अदरवाइज वो म्यूजिक नहीं दे पाए उसको, क्योंकि शब्दों में ना कोई मेलताल नहीं है। लेकिन जो अच्छा। मुझे एक्सप्रेस करना होता है मैं करता हूँ, ठीक है ना। ओके। जो मुझे एक्सप्रेस करना था मैं कर देता हूँ। तो अब हिंदी में लिखना शुरू किया तो लोग हंसते हैं। हिंदी में मैंने लिखना शुरू किया जब मैं लगभग 63.5 का था, 63 साल का था, 63। और हिंदी हमने पढ़ी कब थी? 9th क्लास में जो एक कंपलसरी एग्जाम पास करना होता है ना। अच्छा। आज सोच रहे थे 68 की बात रही होगी वो। उसके बाद जब हमने हिंदी में लिखना शुरू किया तो कुछ तो गूगल ने मदद कर दी कि वो हिंदी के फॉन्ट आ गए उसमें, और हाँ, हमने हाँ। लिखना। और हमारी सेक्रेटरी जो हिंदी की अच्छी जानकार थी, उसने अच्छा। उसने हेल्प की। तो लिखते लिखते अब मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि मेरे पास करीब 400 के लगभग कविताओं का संकलन हो चुका है, अलग अरे अलग विषयों पे, क्या बात है अलग सर! अलग विषयों पे। तो ये जब 100 के करीब हुआ था तो हमने एक किताब छाप दी थी अपनी। लोगों ने कहा भाई, बहुत सारे कवि मिलते थे, ये मेरी किताब ले लो, ये मेरी ले लो। हमें लगा यार हमें भी एक किताब छापनी चाहिए। तो जरूर। हमने एक किताब लिखी, अभिव्यक्ति। कैन यू सी इट? ओ, आई कैन सी इट पीछे ऑल्सो सर। ये, हाँ, ये अभिव्यक्ति, ये किताब हमने छाप दी। अभिव्यक्ति का मतलब आप जानते ही हो कि एक्सप्रेशंस है। व्हाट आई एक्सप्रेशंस। यूज्ड टू फील अबाउट द वेरियस सिचुएशंस, उसको मैं उसमें एक्सप्रेस किया है। और ये पहली 50 कविताएं थी, छाट के 100 में से पहली 50 छापी। उसके बाद लिखता रहता हूँ, कभी भी जब भी मन करता है कुछ देखता हूँ। कई बार दिन में 2-3 भी लिख देता हूँ, और कई बार 15-15 दिन बीते आते हैं नहीं लिख पाता, कुछ मूड नहीं बनता है। और ऑब्जर्वेशंस है इसमें। कई बार कविताओं ने मुझे क्राइसिस में भी डाल दिया है, मुसीबत में डाल दिया है। अब मुसीबत आप समझ सकते हो क्यों होती है ऐसी किशोर में, जब आप किसी को कुरेद देते हो। अब वो कुरेद कैसे देते हैं? अक्सर जब हम पति पत्नी पे बारे में लिख देते हैं तो आप समझ सकते हो कि रिएक्शन क्या होगा। ठीक है ना। तो आपने ये आप रिएक्शन कुरेदना शुरू कर दिया सर। है। आपने मुझे भी कुरेदना शुरू कर दिया। देखो, आपका चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं की है कुछ ना कुछ। तो हाँ। एक कविता हमने लिखी थी, जी। आखिर वो माँ थी। तो अब इसको, ये कविता थी डाइसी बड़ी, क्योंकि किसी ने समाज को, पति पत्नी के रिलेशनशिप को उस दृष्टि से नहीं लिखा जो मेरी कविताओं पे कईयों ने कमेंट किए। कभी भी आए थे, आप ये समझ, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, कीर्ति काले, ये कुछ नेम्स हैं जो हमारी बुक की लॉन्च पे आए थे, और इन लोगों ने इनकरेज किया था मुझे। तो ये कविता वहां पे हमसे जबरदस्ती सुनी। हमारी मैडम सामने बैठी थी और किसी ने ऑडियंस से आवाज, डॉक्टर भगत वो कविता सुनाओ माँ वाली। मैंने मुसीबत खड़ी करोगे तुम लोग। खैर, ऑडियंस से डिमांड आती तो आपको भी करना पड़ता है, ठीक है ना। हमने सुना दी। अब वो कविता लंबी है पर मैं उसका मूल भाव आपको बता देता हूँ कि देखिए, जब शादी होती है और एक रिलेशनशिप बनता है, उसमें आदमी फिर उसके बाद घूमने फिरने जाता है, घूमता रहता है, मस्ती करता है, एक साथ होता है, साथ होता है और बच्चे होते हैं। बच्चे होते हैं और उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी होती है, आप उनको बढ़ते हुए देखते हो, उनको पढ़ाते हो, और जब वो खिलते हैं तो आप खुश होते हो, और बड़े हो जाते हैं तो आप उनकी शादी कर देते हो। शादी कर देते हो और लगता है आपको कि एक जिम्मेदारी थी वो आपने पूरी की, वो अपना घर बसाएंगे। उसके बाद उनके भी बच्चे होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, एक डायकोटोमी शुरू हो जाती है कि जो पति पत्नी जो एक साथी थे और जन्म भर जिंदगी भर साथ देने का वादा था, यहाँ क्या होता है, पत्नी जो है वो माँ है,
वो माँ है तो उसका सारा ध्यान बच्चे की तरफ रहता है और वो पति को थोड़ा सा ना साइड पे कर देती है। अब उसके लिए उसके पास टाइम नहीं होता है। तो शाम को ये पति जी क्या करें बेचारे, वो परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि माँ है उसको अपनी जिम्मेदारी करनी, गलत तो नहीं कर रही है वो, लेकिन यहाँ पे ये साहब जो बैठे हैं इनको भी एक साथ चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुम माँ रहो, ये तुम्हारा वो है, लेकिन मुझे भी अपने कुछ पल मिल जाएं तो मैं अच्छी जिंदगी कट जाएगी। तो ये कविता का सार इस तरह है, दिस इज द मूल। तो कईयों ने कहा कि हमने ये पति पत्नी, क्योंकि देखिए लेडी जो है अल्टीमेटली शी इज मदर, लेकिन मदर वो जाती है पत्नी के रास्ते से, बिना पत्नी के रास्ते गए वो माँ नहीं बन सकती। तो ये उसका कविता का था कि वो, मैं देखिए अगर जल्दी खुल जाएगी तो मैं आपको सुना भी दूंगा। उसकी आखिरी लाइन है, वो थोड़ी सी भावुक कर देती है मुझे भी। दिन कट रहे थे हम मरने के बाद की चाहते लिख रहे थे, खाली बैठे कुछ तो करना था, हमने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। जिंदगी कटती जा रही थी एक स्वाभाविक अंत की ओर, बस एक उसका इंतजार था, अब उस अंत समय का इंतजार था। हाँ एक सोच जरूर थी, कुछ पुराने पल आ जाएं चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, कुछ पुराने पल आ जाए चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, पत्नी बन जाए वो भले ही माँ रहे, पत्नी बन जाए वो भले ही माँ रहे, क्योंकि हर औरत माँ का स्वरूप होती है। पत्नी तो एक रास्ता है उस कर्तव्य में, पत्नी तो एक माध्यम है उस कर्तव्य में। तो ये आखिरी 4 लाइनें हैं जो उसमें उस पंक्ति में, तो आप समझ सकते हो। तो कई बार लोगों ने कहा डॉक्टर भगत ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा उनसे पूछो कि जो क्लब में बैठ के, बार में स्टूल पे बैठ के दारू पी रहे होते हैं शाम को, वो क्या कर रहे होते हैं। रियलिटी है ना ये, ठीक है ना। तो ये ऐसा ही है, बस चलता रहता है। तो ये एक विषय था, तो इस पे अब फिर उसके बाद एक नाराजगी शुरू हो गई, आप समझ सकते हो। तो फिर हमको एक कविता लिखनी पड़ी, महाकविता, जो हमने पत्नी की अपनी तारीफ में उनकी तारीफ में 2 पेज की नहीं 4 पेज की लिखी वो कविता। सर अब बिकॉज थर्ड वेव कह रहे हैं आएगी, एनी मैसेज टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड ऑल आवर लिसनर्स? देखिए थर्ड वेव आएगी तो लापरवाही से आएगी, और हाँ जैसे ऐसे मीडिया को मैं यही कहूंगा कि वो इसको जरा बात को गर्म ही रखे, क्योंकि जैसे ही बात थोड़ी सी ठंडी होती है ना लोगों के मास्क नीचे आ जाते हैं। अभी आजकल थोड़ी सी गर्मी याद आए तो सबके मास्क ऊपर चढ़ गए हैं। तो मैं यही कहूंगा मीडिया थोड़ा सा टाइट रखे लोगों को, और खबरों को इस तरह ही होना चाहिए कि बहुत ज्यादा डर नहीं हो, पर ये डर तो हो कि हाँ भी आपको सावधानी रखो। परफेक्ट सर, आई एम श्योर इस इंटरव्यू को देख के लोग बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके जाएंगे, और उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक प्यारी सी स्माइल, वो एक सनशाइन फैक्टर, वो एक मोटिवेशन। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच टाइम, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्माइल एंड दैट मोटिवेशन टू ऑल ऑफ अस सर। ये बहुत जरूरी है आजकल के टाइम पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।